ये वही अबान है जिसकी मौत हुई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, झांसी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ है और झांसी से प्रयागराज के लिए उसका शव ले जाया गया है। वहीं सुपुर्दे खाक होना है, वहीं जो जेल में बंद भाई हैं वो भी पहुंचने। अब अबान का शव पहुंच रहा है प्रयागराज। प्रयागराज में कब्र खोदी जा चुकी है, यहीं सुपुर्दे खाक किया जाना है, यहीं दफनाया जाना है। आसपास के स्थानीय लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। सुबह से ही पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि अबान के दो भाई जेल में हैं। उनमें एक भाई है अली। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अली को भी पैरोल मिली है और अली भी जेल से यहां से प्रयागराज ले जाया जाएगा सड़क के रास्ते। अली ये बताओ, रास्ते में कोई दिक्कत हुई? रास्ते में कहीं दिक्कत हुई अली? ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें जिस जेल में अली को रखा गया है, यहां से निकालकर प्रयागराज लेकर जाएगी पुलिस, क्योंकि पैरोल मिली है। इसके अलावा न सिर्फ अली, दूसरा बड़ा भाई उमर भी जेल में बंद है। उमर को भी जेल से निकालकर सड़क के रास्ते प्रयागराज ले जाया जाएगा। यह तस्वीर उमर की आप देख रहे हैं। दो बड़े भाई, एक लखनऊ जेल में, एक झांसी जेल में। अब ये दो भाई अंतिम संस्कार के लिए, सुपुर्दे खाक के लिए पहुंचेंगे। सवाल यह उठ रहा है कि मां शाइस्ता क्या आखिरी वक्त में पहुंचेगी? अगर आपको याद होगा, अतीक की और अशरफ की मौत के बाद भी प्रयागराज में दफनाया गया था, वहां शाइस्ता नहीं पहुंची थी। अब सवाल भी उठ रहे हैं मौत पर। कब्रिस्तान में पुलिस का पहरा है और आने वालों पर सस्पेंस गहरा है। तस्वीरें प्रयागराज के उस कब्रिस्तान की हैं जहां कभी डॉन रहे अतीक अहमद को मिट्टी दी गई और अब उसके बेटे अबान को दफनाने की तैयारी है। लेकिन अतीक के बेटे के अंतिम सफर से ज्यादा सवाल इस बात पर हैं कि क्या बेटे के जनाजे में मां यानी अतीक की पत्नी आएंगी? क्या आखिरी बार बेटे को देखने के लिए फरार शाइस्ता प्रयागराज आने वाली हैं? शाइस्ता के साथ ही लोगों के मन में एक और सवाल यह भी है कि अतीक के बेटे की मौत कैसे हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन से दहला देने वाले खुलासे हुए हैं। तो भाई आपको बताऊं, पहले तो अबान के जनाजे में कौन कौन पहुंच रहा है। बड़ी वजह यह है कि दो भाई जेल से ही पहुंच रहे हैं। मां वांटेड है, इसलिए पुलिस ने कड़ा पहरा लगाया हुआ है। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, उमर अहमद, अतीक का बड़ा बेटा उमर, अभी लखनऊ जेल में बंद है। प्रॉपर्टी डीलर के किडनैप और जेल से फरार होने के आरोप हैं इस पर। 2022 में सीबीआई कोर्ट में इसने सरेंडर किया, तब से लखनऊ जेल में। हाई कोर्ट से भाई के जनाजे में शामिल होने की पैरोल मिल गई है। लखनऊ से प्रयागराज की दूरी है 200 किलोमीटर से ज्यादा, यानी उमर को प्रयागराज तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है। मतलब देर रात से पहले उसका प्रयागराज पहुंचना मुश्किल है। दूसरा बड़ा भाई अली अहमद, अली अतीक और असद के बाद उसका काला साम्राज्य चला रहा था। अली रंगदारी और हत्या के मामले में झांसी की जेल में बंद है। पहले कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था, बाद में हाई कोर्ट से भाई के जनाजे में शामिल होने की पैरोल मिली। झांसी से प्रयागराज की दूरी है 400 किलोमीटर से भी ज्यादा। मतलब अली को प्रयागराज पहुंचने में 7 से 8 घंटे का वक्त लग सकता है, यानी रात से पहले उसका भी अबान के जनाजे तक पहुंचना मुश्किल है। और शाइस्ता परवीन, अतीक की पत्नी शाइस्ता 2023 से फरार है। शाइस्ता पर 6 केस दर्ज हैं, 50,000 का इनाम है। शाइस्ता अपने पति अतीक के जनाजे में नहीं पहुंची थी। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद भी सामने नहीं आई। अब छोटे बेटे की मौत के बाद फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या शाइस्ता परवीन बेटे के जनाजे में शामिल होंगी? शाइस्ता के सामने आते ही पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी। इस वजह से बेटे के जनाजे में उसका पहुंचना और आना मुश्किल है। अब इस पर सियासत भी हो रही है। अतीक का बेटा सड़क हादसे में मारा गया। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। अरे यार, ये कौन सी बात है? एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं, उसमें कौन सी बात? चलिए पैरोल की मांग है। अरे वो मांग करो, न्यायालय का काम है, केशव प्रसाद का काम नहीं है। अब हादसा तो हादसा, उसको दूसरा नहीं देखना। अगर कोई बयानबाजी करता तो जांच का विषय, बिना जांच के बाद कुछ कहना ठीक नहीं। हादसा तो कोई भी कहीं हो सकता है और हादसे में शिकार हैं तो हादसा को सड़क पर हादसे को हादसे के हिसाब से देखा जाना चाहिए। फिर अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे, उनको पुलिस कस्टडी में पत्रकारों के सामने वार्ता करते हुए
उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनके छोटे बेटे की दुर्घटना दिखा करके मृत्यु हो गई है और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक साजिश है। तो इस मृत्यु की जांच होनी चाहिए। तो मैं की गाड़ी डिवाइडर से टकराई है और 3 लोगों की मौत हुई है। और इस दुनिया में जो माँ बाप करते हैं यह व्यक्ति खुद करता है, कहीं ना कहीं कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब बड़ी बात यह है कि अबान को सुपुर्दे खाक किया जाना है, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जो हिला देने वाली है। पहले देखिए जरा, इस एआई के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की हादसा कितना भीषण था, यह एक्सीडेंट कितना खतरनाक था। गाड़ी की रफ्तार बताई जाती है 100-120 की स्पीड में थी। जब गाड़ी 120 की स्पीड में हो और डिवाइडर से जाकर टकराए तो सोचिए उसका क्या हश्र और हाल होता होगा। वो मैं आपको दिखाऊं उसकी तस्वीर। ये देखिए, ये गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा गाड़ी में लेफ्ट साइड पूरी तरह से उड़ गई, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही अबान बैठा हुआ था। अब गाड़ी का हाल देखिए, एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। जिस तरफ अतीक का बेटा बैठा था, कुर्सी देखिए कहां घुस गई है, आगे की सीट बोनट की तरफ घुस गई है। अब अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है जहां उसका शव पड़ा हुआ था, लोग पहुंचे हुए थे। लोग जो पहुंचे थे चश्मदीद बताते हैं कि शव की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है वो बता रही है कि यह हादसा कितना भीषण था। और आइए आपको बताऊं कि अतीक के बेटे की जान कैसे गई, क्या कहती है पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। देखिए, अतीक के बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद दर्दनाक खुलासे करती है। यह स्कैन आपके लिए बनाया है सिर्फ यह समझाने के लिए कि शरीर में कितनी चोटें आई थी इस एक्सीडेंट। भाई अजम पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो अबान का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसके सबसे छोटे भाई अबान का शव बुरी हालत में था। अतीक के बेटे अबान के शव पर 23 गहरे चोट के निशान मिले। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर चोटों की वजह से उसकी मौत हुई है। हादसे में कार का जिस तरफ का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हुआ, जो मैंने आपको दिखाया, खबर है कि कार में अतीक का बेटा अबान उसी तरफ बैठा था जो हिस्सा डिवाइडर से जाकर टकराया। टक्कर से अतीक का बेटा सीट और बोनट के बीच में बुरी तरह से फंस गया। उसके बाद पैर टूटकर मुड़ गए थे और सिर पर गहरी चोटें आई थी, सिर पर भी चोटें थी। अबान के शरीर में इतनी गहरी और अंदरूनी चोटें थी कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। कार के डिवाइडर से टकराने पर शरीर में जगह जगह गहरी चोटें आई हैं। जोरदार टक्कर से अबान के लीवर, फेफड़े और तिल्ली तक फट गई। उसके शरीर की कई पसलियां टूट गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गंभीर ब्रेन हैमरेज की भी जानकारी है। कार की टक्कर से अबान की आंतें और दिल की बुरी तरह से दिल भी फट गया। इंटरनल ब्लीडिंग हुई, यानी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हुई। 3 डॉक्टरों की टीम ने झांसी में करीब 4.5 घंटे तक पोस्टमार्टम किया है और रिपोर्ट दी कि अतीक के बेटे की मौत की वजह गंभीर सड़क हादसा है, क्योंकि 23 से ज्यादा उसके शरीर में चोट मिली है। सुनिए जरा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। एक्सीडेंटल इंजरी से मौत हुई, सबके हैमरेज हुए, ब्रेन इंजरी से मौत हुई, सबके हैमरेज हुए, ब्रेन में हुई और पेट में सब आते और दिल वगैरह सब फट गए। अच्छा, हाँ, बस इस बहुत बड़ी बहुत चोटें हैं सब जगह, बहुत ज्यादा चोटें। हाँ, सब इंटरनल इंजरी थी। आपने सुना, डॉक्टर कह रहा है बहुत चोटें, डॉक्टर कह रहे हैं दिल वगैरह सब फट गया था। लेकिन अकेला अतीक का बेटा उस गाड़ी में नहीं था, उस गाड़ी में और भी युवक उसके साथ मौजूद थे, उसके साथी थे, जिनमें कई घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस गाड़ी में लगभग 5 लोग बैठे हुए थे, 2 की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। आइए अब आपको बताऊं कौन चला रहा था गाड़ी और किस किस की गई है जान। ये आपके सामने आ गई सबकी तस्वीरें। ये अबान की तस्वीर देख रहे हैं, मोहम्मद जैद, सोनू, उमर अहमद और फारूक, ये 5 लोग 5 सीटर गाड़ी में मौजूद थे। सबसे पहले देखिए अबान क्या कर रहे थे। ड्राइवर की बगल की सीट पर अतीक का बेटा बैठा था।
खबर है कि सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी उसने। कार की टक्कर से सबसे ज्यादा चोट अबान को ही आई। मौके पर ही अबान की मौत हो गई। इसके बाद देखिए मोहम्मद जैद सबसे ऊपर और कॉर्नर पर आप देख रहे हैं 120 किलोमीटर की रफ्तार से कार चला रहा था, यानी जैद ही ड्राइवर था। मोहम्मद जैद अतीक का खास रिश्तेदार भी है, अतीक की बहन का दामाद बताया जा रहा। और जैद हरदम अबान और अजम यानी जो छोटे बच्चे उनके साथ रहता था। हादसे में चोट आई है लेकिन बच गया, यानी जो गाड़ी चला रहा था, जो ड्राइवर था, वो बच गया है। अगला नाम है सोनू। सोनू अबान के पीछे वाली सीट पर बैठा था। ठीक कार की टक्कर में अबान जैसी ही गहरी चोट सोनू को भी आई और सड़क हादसे में उसकी भी जान चली गई, यानी अबान के पीछे वाले की भी जान गई। सोनू अबान का गहरा दोस्त था और उसी के गांव का था। अगला शख्स उमर अहमद ड्राइवर जैद के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठा था। कार की टक्कर में जख्मी हो गया लेकिन जान बच गई है, ड्राइवर की भी जान बची है। अतीक परिवार का सगा रिश्तेदार बताया जाता है। अबान अक्सर उमर के घर पर ही रहता था। अगला और आखिरी नाम है गाड़ी में फारूक का। फारूक के पिता अतीक के पीए रह चुके हैं। फारूक और उसके पिता जेल भी जा चुके हैं। फारूक हर वक्त अबान के साथ ही रहता था। हादसे के वक्त पीछे की बीच की सीट पर बैठा हुआ था। बुरी तरह से घायल है लेकिन बच गया है। ये वो लोग जो गाड़ी में बैठे थे, अब सुनिए, जो बच गए जिंदा, अस्पताल में घायल हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं सो रहा था, मैं पीछे गाड़ी में सो रहा था। फिर मुझे कुछ होश नहीं है कि हुआ। कितने लोग थे गाड़ी में? 5 लोग। कौन कौन लोग थे? 5 लोग। अबान नाम था, उमर नाम था, सोनू नाम था और पैर में लगी हुई है भाई यार। भाई पैर किनकी मौत हुई है? किनकी मौत हुई है? किसकी मौत हुई मुझे नहीं पता। किसकी मौत हुई अभी कोई बताए? तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। फिर सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं याद, फिर रोड पे पड़े हैं, उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। उसमें अतीक अहमद का लड़का था। हाँ, छोटे वाले। क्या नाम था उनका? अबान। जा रहे थे मिलने भाई से जेल में। जी, अली भाई। तो जानकारी के मुताबिक अतीक का बेटा अबान बड़े भाई से मिलने के लिए झांसी जेल जा रहा था और उस वक्त हादसा हुआ। अबान की मौत हो गई। अब अबान के सुपुर्द खाक करने की तैयारी चल रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जब लोगों को पता चला तो भारी संख्या में लोग जुटने लगे। शाइस्ता के घर के आसपास लोग पहुंचने लगे। अब आइए आपको बताऊं कि कहां सुपुर्द खाक किया जाना है। अतीक की कब्र के पास बेटा दफन होगा। अबान के भाई और रिश्तेदारों को पहुंचने में वक्त लग रहा है, इसलिए परिवार ने अबान के शव को डीप फ्रीजर में रख दिया है। प्रयागराज में देर रात या कल उसे सुपुर्द खाक किया जा सकता है। अबान को कसारी मसारी के खानदानी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। कसारी मसारी प्रयागराज का पुराना और अतीक परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान है। अतीक अहमद के पिता दादा का भी इसी जगह अंतिम संस्कार हुआ था। इसी कब्रिस्तान में अतीक अहमद को दफनाया गया था। चाचा अशरफ और भाई असद की कब्र भी इसी कब्रिस्तान में। पिता और भाई की कब्र के पास अबान को भी मिट्टी देने की तैयारी है। अबान के शव को दफनाने के लिए बाकायदा कब्र भी खोद ली गई और उसके जनाजे में शामिल होने के लिए गांव के सैकड़ों लोग पहुंच गए। लोगों को की भीड़ को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। जेल से अतीक के दोनों बेटे भी आ रहे हैं और इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई। अतीक के गांव हटुआ से कसारी मसारी कब्रिस्तान की दूरी करीब 17 किलोमीटर है और इस 17 किलोमीटर इलाके में प्रयागराज पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुनिए क्या कुछ कह रहा है अबान का भाई। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। बस ये है कि हमारे भाइयों को मिट्टी में आने दिया जाए। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छी बात है कि उनको जनाजे में शामिल होने के लिए कोर्ट से परमिशन मिली है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक्सीडेंट में मौत हो गई, ये एक दुर्घटना, एक दुर्भाग्यवश चीज़ें हो जाती हैं, इसमें हमारी भी संवेदना। इस तरीके की दुर्घटना में किसी के द्वारा टिप्पणी भी ये गलत है। वो मौत जो हुई है ये अकाल है। इस मौत पर सभी की संवेदनाएं, हमारी भी संवेदनाएं। तो बड़े वाले भाई को पेरोल मिलना चाहिए और आए वो जो है अपने भाई का जो अंतिम विदाई में शामिल हो। अब देखिए इधर अबान को सुपुर्द खाक करने की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ सीएम योगी कहां है।
सीएम योगी कानून व्यवस्था पर आज बैठक ले रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग थी। दूसरे विभागों के अधिकारियों से भी योगी ने बैठक की है। तो 27 में चुनाव है। 27 चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात होगी। 27 चुनाव से पहले दूसरे मुद्दों पर भी बात होगी। और अब योगी ने अखिलेश यादव पर अटैक किया है। देखिए क्या कहा योगी। योगी ने कहा कुछ लोगों के साथ उनके जीवन में जो शब्द जुड़ जाता है वो उससे पीछे नहीं छुड़ा सकते हैं। जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं। योगी ने अखिलेश को कहा बबुआ भी यही करते हैं। 12 बजे सोकर उठते हैं, 2 बजे तक तैयार होते हैं, शाम 5 बजे जिम जाते हैं और 7 बजे से उनकी महफिल जमती है। देश प्रदेश के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। यही वजह थी कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगे हुआ करते थे। महीनों कर्फ्यू लगा रहता था और इंसेफ्लाइटिस डेंगू से मासूमों की मौत होती थी। कानून व्यवस्था का हाल यह था कि महिलाओं का सबसे बड़ा खतरा सपाइयों से ही था। इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश ने कहा आज का युवा बेरोजगारी गरीबी से जूझ रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी नया विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रचार जीवी सीएम ने 7,000 करोड़ का कॉस्मेटिक फेशियल करवाया और जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी झूठी छवि पर खर्च किया है। विज्ञापन पर करोड़ों खर्च करने के बाद भी इन्हें बदनामी ही मिली है। बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे प्रदेश के लिए यह अस्वीकार्य है। हम इतनी ही राशि में केजी से पीजी एंड रिसर्च तक की वर्ल्ड क्लास 2 से 3 यूनिवर्सिटी बनाकर बच्चों का भविष्य सुधारेंगे। उत्तर प्रदेश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। ये अखिलेश यादव ने कहा। सुनिए जरा योगी का वार। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी वहां डीसीएम है। नकली रसीद छुपाया था। एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं। उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा। जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे। इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी। तो योगी अखिलेश यादव पर वार कर रहे थे। दूसरी तरफ यूपी से ही एक खबर आई जिसने समाजवादी पार्टी को मौका दे दिया सरकार को घेरने का। तस्वीर देखिए। यह खबर आई कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ और उसमें एक हिस्से की रोड बन रही थी तो उसमें पंखे लगा दिए गए। पंखे लग गए तो बवाल खड़ा हो गया कि पंखे से रोड सुखाई जा रही है क्या। आप देख रहे हैं कि किस तरह पंखे लगा के ये सड़क को सुखाया जा रहा है। मौके पर देखा जा सकता है कि लगभग 100 मीटर तक इन्होंने पैचिंग का कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन 100 मीटर अभी बाकी भी है। मिट्टी गीली है, जो इन्होंने भरान कराया है, बिटुमिन दबाया है, उसमें भी पानी है, जिसको देखते हुए NHAI ने प्लास्टिक के तिरपाल डाले हुए हैं। यदि बरसात होती है तो इनको बिछाया जाएगा। इसके अलावा जो हवा की नमी, जमीन की नमी को सोखने के लिए NHAI ने देखिए पंखे लगवाए। इस तरीके के 10 पंखे लगे हैं यहाँ पर। ये 60। अब आपने देखा कि ये बेशक NHAI के अधीन आता है, NHAI ने बनाया है, लेकिन सवाल योगी पर उठा रहे हैं समाजवादी के नेता। एक कार्यकर्ता ने देखिए वीडियो बनाया है। वीडियो बनाकर 27 में चुनाव है, हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश होगी सीएम योगी को। एक बारिश में रक्षा मंत्री, देश के सड़क परिवहन मंत्री आए थे,
इस कानपुर लखनऊ मार्ग का उद्घाटन। अरे भाई साहब आइए, एक मिनट भाई साहब, अरे एक मिनट, क्या हो गया? इसमें हुआ क्या? यहाँ से न हुई, एक मिनट सुन तो लीजिए, क्या हो गया? टूट गया एक बारिश में टूट गई सड़क है। ये योगी सरकार का भ्रष्टाचार है। इस तरह का योगी सरकार रक्षा मंत्री, देश के सड़क परिवहन मंत्री आए थे इस कानपुर लखनऊ मार्ग का उद्घाटन। अरे भाई साहब आइए, एक मिनट भाई साहब, अरे एक मिनट, क्या हो गया? इसमें हुआ क्या? यहाँ से न हुई, एक मिनट सुन तो लीजिए, क्या हो गया? टूट गया एक बारिश में टूट गई सड़क है। ये योगी सरकार का भ्रष्टाचार है। इस तरह का योगी सरकार रक्षा मंत्री, देश के सड़क परिवहन मंत्री आए थे इस कानपुर लखनऊ मार्ग। ये आपको बताऊं, इसके बाद अब एक्शन शुरू हुआ, कार्रवाई शुरू हुई, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर गड्ढे मिले। देखिए क्या एक्शन हुआ। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिस लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को तरक्की और रफ्तार का हाईवे कहा गया, 42 दिन के अंदर उस एक्सप्रेसवे पर गड्ढे और सुखाने के लिए पंखे लगा दिए गए। यानी लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही खामियां सामने आई, तो सरकार ने सख्त रुख अपनाया और दनादन एक्शन शुरू किए। निर्माण में जुटी कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की भी तैयारी है। अब साथ ही भविष्य में कंपनी को भी ठेका देने पर रोक लग सकता है। निर्माण कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड पर जुर्माना भी लगाया गया है। एनएचएआई ने इंजीनियरिंग टीम के प्रमुख को निलंबित कर दिया है। वर्तमान और पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। मामले की स्वतंत्र जांच आईआईटी खड़गपुर की टीम द्वारा कराई जाएगी। साथ ही सुधार कार्य पूरा होने तक टोल वसूली स्थगित कर दी गई है। दरअसल इस एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्से के धंसने की खबर थी। 26 जुलाई को एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 64 के पास सड़क धंसी। इस पर एनएचएआई ने एक्शन लिया था कि कई दूसरी जगहों पर भी सड़क धंस गई। एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 30 के करीब भी सड़क धंसने की खबर आई। इसके बाद सियासत शुरू हुई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को ही हुआ था। आइए अब आपको बताऊं ये एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक जा रहा है, यानी कौन कौन से इलाकों को कवर कर रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये लगभग 4700 करोड़ की लागत से बना है। लखनऊ से चलेगा, उन्नाव होता हुआ कानपुर पहुंचेगा ये एक्सप्रेसवे, और कुल लंबाई इसकी 63 किलोमीटर है। ये घंटों का जो सफर था वो कुछ मिनटों में तब्दील करने वाला था, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर ने सवाल उठा दिए। सुनिए, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री वो इंजीनियर भी हैं, वो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी गोरखपुर की सड़क बनाई है 90 किलोमीटर की, 7000 करोड़ की। सोचिए आप, ये इंजीनियर की तरह काम कर रहे हैं कि ठेकेदार की तरह काम कर रहे हैं। ये 63 किलोमीटर की सड़क 4000 करोड़ से ज्यादा की, और गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क 90 किलोमीटर की 7000 करोड़ की बनाई है सड़क। सोचिए 7000 करोड़ की। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो हम लोगों ने सड़क का परीक्षण कराया था, सड़क का टेस्ट कराया था कि सड़क कितनी स्मूथ है, कितनी राइडिंग क्वालिटी उसकी अच्छी है। हम लोगों ने उसे पानी का गिलास रख दिया था और 120 किलोमीटर के ऊपर से रफ्तार से गाड़ी चली थी, पानी हिला नहीं था, गिलास हिला नहीं था। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था, ऐसी सड़क बनाई थी। इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके हम लोगों ने एक्शन भी लिया है, जैसे कि कंसेशनर का प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ थे डीजीएम हाईवेज को इमीडिएट सस्पेंड भी किए हैं और उसको 2 साल के लिए डिबार भी किया गया है। ये ऑलरेडी एक्शन 30 तारीख को ही ले लिया गया है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट इंजीनियर हैं, उनके टीम लीडर जो प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में सुपरविजन में थे और अभी भी थे, और रेसिडेंट इंजीनियर, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और 2 साल तक के लिए उनको भी डिबार किया गया। बात यूपी की कर रहे हैं, खबर यूपी से, तो यूपी से एक और बड़ी खबर है। मायावती के इकलौते विधायक, तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इनका नाम उमर शंकर सिंह, इकलौते विधायक जिनका निधन हो गया, और उनके अंतिम दर्शन के लिए देखिए खुद मायावती पहुंची और योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी किसी नेता के लिए, किसी विधायक के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए उस व्यक्ति का जनाधार कितना बड़ा होगा, लोकप्रियता क्या रही हो। तस्वीर में आगे आपको दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा हो।
तो आइए अब आपको दिखाऊं उमाशंकर सिंह का अंतिम सफर। यूपी के बलिया की सड़कों पर जन सैलाब नजर आया। तस्वीर देखिए जरा। आपको याद है आखिरी बार आपने किसी और विधायक के अंतिम सफर में इतनी भीड़ देखी हो? 20,000 से ज्यादा लोग अपने नेता के अंतिम सफर में मौजूद थे। वो नेता थे उमाशंकर सिंह, जो बीएसपी के इकलौते विधायक थे। उन्होंने बुधवार को दिल्ली के अस्पताल में आखिरी सांस ली। 55 साल के थे, लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली से उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया। लखनऊ में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए खुद सीएम योगी पहुंचे। उनकी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके पार्थिव शरीर को देखकर मायावती भावुक हो गई। मायावती ने कहा, उमाशंकर सिंह ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। खासियत उनके लिए यही कही जाती है, जब मायावती को सब छोड़कर चले गए तो उमाशंकर सिंह आखिरी वक्त तक मायावती के साथ खड़े थे। इकलौते विधायक थे बीएसपी के। लगातार 3 बार बलिया के रसड़ा से एमएलए रहे। पहली बार 2012 में एमएलए बने, 2017 और 2022 में फिर जीते। दरअसल 2022 में बीएसपी को एक और एकमात्र सीट मिली थी। उमाशंकर सिंह ने बीएसपी में विधानसभा में बीएसपी का खाता खुलवाया। वो पेशे से ठेकेदार थे, लेकिन अपने इलाके में रॉबिन हुड कहे जाते थे। इसी वजह से उनके अंतिम वक्त में भी देखिए हजारों की भीड़ पहुंची। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ हूँ, उनके रिश्ते नातों के साथ हूँ। प्रताप चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं किया। और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, उनमें सूर्य कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं। उम्मीद करते थे कि अभी दवाइयों के सहारे और काफी दिनों तक चलेंगे, लेकिन जो कुदरत को मंजूर था वही हुआ। दुख व्यक्त करते हैं, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को सद्गति दे। करीब 25-30 वर्षों का साथ रहा है और अपने क्षेत्र के प्रति, लोगों के प्रति बहुत कमिटमेंट रहा। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी क्षति, बहुजन समाज पार्टी ने एक अपना बड़ा नेता खोया है। उनके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारी संवेदनाएं हम लोग व्यक्त करते हैं। और जिस दुख तकलीफ के साथ गए वो और भी बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से उनके यहाँ छापे पड़े, जिस तरह से उनके खुद जो संधि भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो निकल के आए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।